वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित उदाहरण देखा। अब हम देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सामान्यतः क्या गलतियां हो सकती हैं। एक दुकानदार के पास 1517 जूतों की और 902 चप्पलों की जोड़ियां हैं। वो इनको इस प्रकार डिब्बों में रखना चाहता है कि प्रत्येक डिब्बे में जोड़ियों की संख्या समान रहे। ऐसा करने के लिए प्रत्येक डिब्बे में कितनी जोड़ियां रखी जा सकती हैं? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। चूंकि यहाँ जोड़ियों की समान संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात इन दोनों की संख्या का HCF ज्ञात करना है, जिसके लिए हम यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यहाँ 1517 बड़ा है 902 से, इसलिए A और B के मान रख हल करते हैं। यदि आपने विकल्प 1 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि जब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तब आप जल्दबाजी में भाजक यानी कि डिवाइजर के स्थान पर भाज्य यानी कि डिविडेंड को चुन लेते हैं, जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। यहाँ HCF ज्ञात करने के लिए हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यदि आपने विकल्प 2 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है, क्योंकि जब आप नए भाजक यानी कि डिवाइजर 902 और 615 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो शेष फल यानी कि रिमाइंडर ऋणात्मक प्राप्त करते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि प्रमेयिका में R का मान ऋणात्मक नहीं होता है। R 0 से बड़ा या बराबर होता है और इस प्रक्रिया में हमें शेष फल 0 नहीं प्राप्त हो रहा, इस बात को भी हम नजरअंदाज कर देते हैं और इसी कारण आप यहाँ 1517 और 902 का HCF 615 मान लेते हैं, अतः जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। अगर आपने तीसरे विकल्प को चुना है तो ये सही है। HCF के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर इसे हल करते हैं। यहाँ 902 से 1517 बड़ा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक शेष फल 0 प्राप्त न हो जाए। यहाँ शेष फल 0 प्राप्त हो जाता है, इसलिए प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। क्योंकि इस स्थिति में भाजक 41 है, इसलिए 1517 और 902 का HCF 41 होगा, जिससे विकल्प 3 सही उत्तर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी 2 क्यों गलत है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।